नमस्कार जी। अभी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करी जाएं डिजिटल मीडिया के लिए, खास तौर पे डिजिटल स्पेस के लिए। तो लीजिए, पहला तू मैं लेकर आ गए हम। आइडिया है कुछ बढ़िया आईपीओस पे थ्रेड बेस्ड डिस्कशन, एकदम फ्री फ्लोइंग, ताकि हम आपको समझ में आए वो कंपनी करती क्या है और बातचीत दौरान समझ में आ जाए कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। और इस समय तो सबसे बहुचर्चित कौन सा है, वो जो खुला है, क्या नाम है, होनासा कंज्यूमर मामा अर्थ, उसका आईपीओ। तो भाई आईपीओ इस समय बाजार में खुला हुआ है, बाकी डिटेल जो है वो प्रोड्यूसर साहब डाल देंगे स्क्रीन पे, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता। कुल मिलाकर 1700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से लार्जली 80% के आसपास ऑफर फॉर सेल है, मौजूदा शेयरधारक और प्रमोटर्स बेच रहे हैं माल कुछ कुछ, और बचा हुआ 300-400 करोड़ रुपए के आसपास फ्रेश इशुएंस है। खैर वो डिटेलिंग अपनी जगह। पहले एक काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले धंधा समझा जाए, करते क्या है। तो भाई हम दोनों उस पर बातचीत करते करते समझाते चलते हैं। करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई बीपीसी स्पेस है, ब्यूटी और पर्सनल केयर की, उसकी एक कंपनी है। अब ये कहते हैं अपने आप को डिजिटल फर्स्ट ब्रांड। मतलब बेसिकली डिजिटल फर्स्ट मतलब हो गया कि यार ये मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जैसे डिजिटल ब्रिक एंड मोर्टा से ज्यादा वो डिजिटल थ्रू, तो डिजिटल के थ्रू चैनलाइज करने वाला ब्रांड है। बेसिकली हाउस ऑफ ब्रांड्स। 6 साल पहले कामकाज की शुरुआत हुई थी। कल आप लोगों ने इंटरव्यू सुना होता है इनका, तो इन्होंने पहला सवाल यही पूछा था कि ये क्या पापा सीईओ, फाउंडर एंड चीफ डैड और चीफ मॉम है इस कंपनी के फाउंडर्स। तो चीफ बेसिकली 6 साल पहले कामकाज की शुरुआत हुई मामा अर्थ की। मामा अर्थ इनका पहला ब्रांड था। तब मियां बीवी का बेबी होने वाला था और उस टाइम पे वो कुछ हो गया था, वो जो भी, इसके लिए प्रोडक्ट खरीदने गए। तो प्रोडक्ट खरीदने गए और देखा हर में केमिकल था, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, एक अपॉर्चुनिटी दिखी उनको, इन्होंने अपना खुद का मामा अर्थ के नाम से एक ब्रांड लॉन्च कर दिया। यार ऐसे डैड अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट नहीं मिला तो फैक्ट्री लॉन्च कर दी। यार ऐसे कई सारी चीजें आपको वो क्या कहते हैं, गैप्स दिखते हैं, कभी आपकी हिम्मत नहीं। खैर स्मार्ट है, इनकी हिम्मत पड़ी, इन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर डाला। और मामा अर्थ की खासियत है कि 6 साल में पहला ऐसा इस बीपीसी सेगमेंट का ब्रांड है जो 1000 करोड़ रुपए को पार कर गया। ये तो काबिले तारीफ है। 6 साल में इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। और हाउस ऑफ ब्रांड इसीलिए मैंने कहा कि मामा अर्थ से शुरू हुआ, उस डिजिटल फर्स्ट की स्ट्रैटेजी और उसका अप्रोच लेकर इन्होंने कई सारे और ब्रांड खड़े करे या एक्वायर कर ली। तो लिस्ट आ जाएगी, डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका, आयुग, डॉक्टर शेट और बी ब्लंट सलून भी है, और असल में प्रोडक्ट्स भी हैं जो सलून टाइप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके घर पहुंच जाते हैं। ये है इसका धंधा। हाँ देखिए, बीपीसी का जो इनका बिजनेस है, ये ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस है इनका। हाँ। और ये थर्ड पार्टी से काम कराते हैं। थर्ड पार्टी मतलब मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपना फार्मूला बनाया कि हमको इसे मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और जीरा मिला के ट्यूब बनाना है। हाँ। ये हमने फार्मूला बना लिया और ये जाके मैं किसी को दिया, भाई इसका हमको बना के दो इस स्पेसिफिकेशन पे, इस क्वांटिटी में। हाँ। तो वो बना के देते हो, फिर ये इसको बेचते हैं। तो एक हो गया कि आपके पास कोर फार्मूला है, एक आपके पास प्रोसेस केमिस्ट्री है, और तीसरा हो गया आप उसको मार्केट कर लेते हैं। तो ये 2 हिस्से इनके पास जो है, फार्मूला, उसकी केमिस्ट्री, प्रोसेस की इनके पास है, और इनके पास है मैन्युफैक्चरिंग किसी थर्ड पार्टी, मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी से, और फिर मार्केटिंग इनके पास है। तो इनका पूरा फोकस मार्केटिंग पे है कि मैं ब्रांड बिल्ड करूंगा और बेचूंगा। यहां तक बहुत ही परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इन्होंने इसे 80% के CAGR से मामा अर्थ गजब, मतलब 1000 करोड़ का मायने रखता है कि आप 6 साल में खड़ा कर दें। तो इसमें जैसे ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारे, अब ये आयुर्वेदिक कंपनी है, नेचुरल पैथोलॉजी वाली कंपनी है, या ये केमिकल कंपनी, कॉस्मेटिक कंपनी, तो इन्होंने कहा ये एक जनरल कॉस्मेटिक कंपनी है। अब बी ब्लंट तो केमिकल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनसे पूछा कि आप ये बताओ, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप बनाते हो जो कोई और नहीं बना सकता? लॉरियल नहीं बना सकता, कपीवा नहीं बना सकता, या कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि ना तो आपका फार्मूला पेटेंटेड है, ना आपकी प्रोसेस केमिस्ट्री पेटेंटेड है, ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है, थर्ड पार्टीज करा रहे हैं। केवल मार्केटिंग का इनका जो स्ट्रेंथ है उस पे प्ले कर रहे हैं। पर ये हर एफएमसीजी
बीपीसी का धंधे में सबके साथ ऐसे ही है। अब आप किसी का भी ट्यूब उठा के देखोगे तो उसमें बकायदा परसेंटेज के लिहाज से क्या क्या पड़ा है, वो इंग्रेडिएंट सब मेंशन रहते हैं, है ना। तो इसमें आपका गेम ये होता है कि आपने अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी कर रखी है, उसी का अट्रैक्टिवनेस है। बना तो उस कॉपी को मैं भी लूंगा, तड़के जीरा हल्दी और ये सब डाल के मैं भी कुछ कर लूंगा, लेकिन आशीष के नाम से बिकेगा नहीं। इनके पास वो ब्रांड राइट्स है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। हाँ। मुझे जो इसमें दिक्कत लग रही थी कि आप देखिए, आप अगर मोड नहीं क्रिएट कर रहे, आपने मोड क्रिएट किया है डिजिटल टू कंज्यूमर में जाकर के, कि हमारा ब्रांड इतना मजबूत है कि आदमी आके लेगा। हाँ। ये इन्फ्लुएंसर के जरिए काम करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स 3,000-4,000 करोड़ इन्फ्लुएंसर को उन्होंने हायर किया और उसके थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट कराया। इन्फ्लुएंसर एक इंसान है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपना ब्रांड बना रहे हैं। उस इन्फ्लुएंसर की अपनी क्या लोकस स्टैंडर्ड है, उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये मैटर करेगा आपके ब्रांड के साथ। प्लस अब ये डिजिटल से फिजिकल पे जा रहे हैं, फिजिटल कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं बेसिकली। दोनों चीजें ये दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए इन्होंने देखा कि जुलाई के समय बहुत डैंड्रफ का माल बिकता है, क्योंकि उस समय खुश्की बहुत होती है, और इन्होंने देखा कि उदयपुर के इलाके में, राजस्थान के इलाके में ये बहुत बिक रहा है, तो उधर ही दुकान खोल देंगे। सो अभी डिजिटल फर्स्ट डीटीसी से अब ये सीधे फिजिकल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये चाहिए कि हमारा एक प्रेजेंस एक सर्टेन लोकेशन जियोग्राफी पे हो। हालांकि आज भी पैन इंडिया है इनका। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बिजनेस मॉडल ना वल्नरेबल है, मोट नहीं है इसमें। मैं ये नहीं होते तो किसी अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा होता ये काम। इन्होंने उत्तेजना करके इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करा, और क्योंकि मेरा डिजिटल अप्रोच था, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स थे, और जो भी हो स्ट्रैटेजी वर्कड। भाई मामा अर्थ 1,000 करोड़ पे बना दे 6 साल में, गजब है। और प्लस एक कंसर्न था कि सब कुछ मामा अर्थ है, पर ये जो बाकी के 5 ब्रांड्स खड़े करें, इनसे क्या हुआ, 325 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी रेवेन्यूज आने शुरू हो गए। तो अब वो एक ब्रांड का कंसंट्रेशन या रिस्क जो था धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, बाकी ब्रांड खड़े होने शुरू हो रहे हैं। और इनकी स्ट्रैटेजी अब यही है, नए ब्रांड, नए एक्विजिशन, अपने आप को ब्रांड्स के हाउस बना के अपने आप को प्रेजेंट करता रहूं। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क उठाएं। लार्जली एफएमसीजी कंपनीज और स्पेस की कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं। मैं इनकी जगह किसी अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन से करा लेता, या किसी कटरीना से करा लेता, फर्क क्या पड़ रहा? मैंने स्मार्टली इन्फ्लुएंसर्स का अप्रोच रखा, और शायद इनसे ज्यादा अच्छा पे ऑफ मिला मुझे। क्योंकि देखिए, अमिताभ बच्चन की अपनी ब्रांड वैल्यू है, इन्फ्लुएंसर की अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं है ना, तो उसके लिए पैसा भी तो कम दिया होगा। अरे भाई साहब, 100 एड एज अ रेवेन्यू, एड स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा है, 35% के आसपास, 35 से 40। और 2.5% का रिटर्न आ रहा है, एड टू रिटर्न 2.5% का। तो आप मतलब मेरा कहने मतलब है कि तो बेसिकली धंधे से इशू नहीं है, धंधे को गो टू मार्केट स्ट्रेटजी को लेकर इशू है। वो स्ट्रेटजी इशू है, वो जैसे आप हटाओगे ना तो आपको दिक्कत आने लगेगी। तो इसलिए शायद आप दुकान खोल रहे, जैसे अनरिलेटेड एग्जांपल है, लेंसकार्ट ने क्या किया, दुकानें खोलनी शुरू कर दी। अब उनको लगा बिना दुकान के चश्मा बिकेगा ही नहीं, तो उनका जितना फिजिकल प्रेजेंस बढ़ रहा है, वो ये दिखाता है कि आपकी वो स्ट्रेटजी शायद अब वर्क नहीं कर रही है कि आप ऑनलाइन जाके चश्मे बेचो। तो हम दुकानें खोल रहे हैं सारे लेंसकार्ट, और बहुत तरक्की कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं लेंसकार्ट। ये मॉडल क्या इनको चलेगा क्या? इसमें अब ये हो गया है, कैसे अब ये जो नए ब्रांड्स आए 5 नए जो हैं, उसको कैसे स्केल अप करेंगे और किस तरह के एडिशंस फ्यूचर में होंगे, वो खासतौर पे अब की मॉनिटरेबल बन जाएगा जब ये बाजार में लिस्ट होने जाएगी कंपनी। करेक्ट है ना? ठीक है, ये हो गया लार्जली धंधे की बात। धंधे में मामा अर्थ से शुरू हुआ, और अलग अलग ब्रांड जो लिस्ट आ रही है ब्यूटीफुली स्क्रीन्स पे, उन सब ब्रांड्स पे डाइवर्सिफाई कर रही है। अब इन सब के चलते कुछ फाइनेंशियल्स के आंकड़े तड़के ऐड कर देता हूं। 1500 करोड़ रुपए FY23 में रेवेन्यूज थे, जो इन्होंने कहा ना CAGR बेस छोटा था, तो बहुत एक्सट्रापोलेट करूंगा तो गड़बड़ हो जा रहा था, तो मैंने लास्ट 2 साल का CAGR रेवेन्यू का देखा 80%। इसके सारे पीयर से 20-30% ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा कोई ब्रांड। और ऐसा नहीं है बेस छोटा है, आज की डेट में वो बेस 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसपे इस तरह की ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक कर रही है। ग्रॉस मार्जिन वन ऑफ द हेल्दीएस्ट 70% के, पर जहां दिक्कत आई ये एडवर्टीजमेंट वगैरह उसके नीचे लगता है, वो इबिटा मार्जिन रिड्यूस हो गए 1.5%। अच्छा 1.5% FY23 के थे, Q1 में अभी जो FY24 का है वो मार्जिन इंप्रूव होके 6.25% हो गए। तो अभी अब इसमें बहुत सारी चीजें नजर रखने वाली हो गई मेरे लिए, कैसे ये ब्रांड एक्सपैंड होंगे, कैसा ट्रैक्शन पकड़ेगा, कैसे मार्जिन की प्रोफाइल इंप्रूव होगी, बहुत कुछ। इन सबको देख के मुझे नायका की याद आ रही थी। एग्जैक्टली देखो, नायका लगभग यही बिजनेस मॉडल, ब्रांड्स, ग्रिप,
सब बढ़िया था, वो भी उसके digital लिए वेफर के थिन through। मार्जिन्स थे। फिर इसमें प्रॉब्लम यही है कि आप जिस पैरामीटर पर आप बिजनेस टिका रहे हो ना, उसमें से एक बल्ली हटा रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही है। ये ओवर डिपेंडेंसी से मुझे प्रॉब्लम है कि और इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है इसमें। अभी एक सवाल मेरे कोई नहीं बताता कि आखिरी क्वार्टर जब होता है आईपीओ से पहले का, वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। उसके पहले आपको अगर ये आप देखिए जो इसमें से वन ऑफ निकाल लें इस वाले में, तो सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट बनाया आपने। ये लॉस इसलिए दिख रहा है, इसमें वन ऑफ है। वन ऑफ है। अगर 4 करोड़ का प्रॉफिट आप FY23 में बना रहे हैं तो आप बताइए ना क्या फिर आप कर रहे हैं इतना बड़ा। तो अब इसमें कह लीजिए आप इन्वेस्टमेंट फेज में थी ये कंपनी, ये- इन्वेस्टमेंट ये- फेज में ये है कह सकते हैं। अभी, और सबसे बड़ा न्यू भी है टाउन का। 6 साल पहले तो आया, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। अगर Q1 के मार्जिन्स स्थिर भी हो जाते हैं तो डिसेंट परफॉर्मेंस है इस कंपनी के लिहाज से, और अब वो मॉनिटरेबल इसलिए मेरे लिए बन गया। अच्छा, ऐसा नहीं है, और जो सिर्फ मॉम डैड थे या पुराना एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि बिजनेस बड़ा कैपिटल एफिशिएंट है। इंडस्ट्री में सबसे बेहतर वर्किंग कैपिटल 5 दिन की साइकिल है भाई साहब, 5 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये बहुत मतलब कई सारे इंडस्ट्री पैरामीटर्स पे होनासा ने धंधा तो गजब का खड़ा करा है। ये इनका बहुत फेवर में जाता है। 5 दिन का इन्होंने रखा है, ये बढ़िया जाता है इसमें। दूसरा एक और अच्छी चीज़ है कि जो कि इस वाले पूरे धंधे में ये जो FMCG या बिजनेस, इसमें न्यू लॉन्चेस और एडवर्टीजमेंट पे ही आपका धंधा चलता है। ये भी सही है। HUL तक को यही करना पड़ता है कि आप नए लॉन्च बंद कर दो, आपका धंधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर कुछ जमाने से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, हाँ, तो हर दिन देखो नया, मतलब एक ही टूथपेस्ट को 25 तरीके से बना के बेच रहे हैं लोग। कभी कोयला, कलर बदल जाता है और थोड़ा सा टेस्ट बदलता है हल्का सा, बाकी सब वही है। इनके लिए ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप नई कंपनी आई है, नए ब्रांड लेके आई है, नए नए प्रोडक्ट लेके, तो उसकी चमक इनको मिलेगी। लेकिन इसी फेज में इनको इतनी मजबूत प्रेजेंस अपनी नेटवर्क अपने दम पे चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंसर के दम पे, तो ये सस्टेन करेंगे। तो क्या इसकी डिस्काउंटिंग हम दें इनको? मेरा क्वेश्चन ये है, इस बात की डिस्काउंटिंग इनको मिलनी चाहिए, कितने समय के लिए वैल्यूएशन पे। तो अब वैल्यूएशन के एस्पेक्ट को भी टच अपॉन करते हैं। तो बेसिकली हम मानते हैं धंधा अच्छा है, धंधा सही है, धंधे में कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से धंधे को गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो बड़ा एडवर्टीजमेंट स्पेंड पे बहुत तगड़ा स्पेंड होता है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस कंपनी के लिए इसी तरह के एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स मेंटेन करना। फाइनेंशियल की जहां तक बात है, हेल्दी फाइनेंशियल्स हैं, कोर मार्जिन जो है वो इश्यू है, वेफर थिन है, Q1 में इंप्रूव हो गए, पर वो सिर्फ Q1 का इंप्रूवमेंट है। क्या वो रेप्लिकेट करेंगे और क्या यहां से मार्जिन और बिल्डअप करेंगे, वो दूसरा सवाल। अब ये सब जब समीकरण बैठ रहे हैं तो हर चीज अच्छी बुरी किसी भाव पे ठीक होती है। खराब चीज भी बहुत सस्ते मिल जाए तो प्ले अच्छा है, बेहतरीन चीज अच्छी हो और बहुत महंगी हो तो कुछ बचा नहीं। तो अब इस केस में आते हैं अपन वैल्यूएशन। पहले सिर्फ नंबर रख देता हूं, उसके बाद वैल्यूएशन पे आर्ग्यूमेंट रखते हैं। Q1 को, क्योंकि Q1 लास्ट क्वार्टर था, उसे एनालाइज, उस मुनाफा आया 6% के मार्जिन थे। उन्होंने Q1 में EPS करा 83 पैसे का। मैंने सिंपली क्या करा, इसी एक्सपेक्टेशन में कि ये रेप्लिकेट होगा, इसी 83 पैसे को एनालाइज कर दिया, बन गया 3 रुपए 32 पैसे। 324 रुपए का अपर प्राइस बैंड है, यानी कि पी बन गया 97-98 टाइम्स। दोगे क्या? मतलब आप HUL डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन आप मांग रहे हैं। इनका डायरेक्ट कंपैरिजन लॉरियल है। इन्होंने ये कहा है कि हम देश की सबसे बड़ी BPC कंपनी बनना चाहते हैं। लॉरियल टारगेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे $1 बिलियन की सेल्स करूँगा 2023 में। 2022 में वो शायद 7,000-8,000 करोड़ की वो के आसपास पहुँच चुके हैं, नहीं 5500 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। $1 बिलियन को करना है इस साल, तो हो जाएगा। क्या लॉरियल से बड़ा वैल्यूएशन आप कमांड करना चाहते हैं? क्या आप HUL से ज्यादा लेना चाहते हैं? इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा, हाँ, ये सबसे वैल्यूएशन सबसे बड़ा आर्गुमेंट है इस कितने आगे तक का डिस्काउंटिंग देंगे? एक तो मैंने Q1 जो कि बहुत अच्छा क्वार्टर था अब तक की हिस्ट्री के लिहाज से, जहां पे मार्जिन एक्सपैंड हो रहे थे, उसको एक्सट्रापोलेट करा मैंने, एज्यूमिंग कि वो रेप्लिकेट बाकी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में होगा और तब ये EPS साल का आएगा, उस बेसिस पे करके दे रहा हूं। पर इस तरह की ग्रोइंग कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट फेज से अब उसको फायदा बनाना शुरू कर रही हैं, क्या उसको PE केसेस पे कंपेयर करना चाहिए सिर्फ PE के मापदंड पे? वो एक क्वेश्चन मार्क है। अब उसके लिए मैंने दूसरा तड़का ऐड करा, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। इसको लिस्टेड मैं स्क्रीन पर रखवा दूंगा, नॉन फूड पर्सनल केयर कंपनीज। ओके, होनासा को HUL, कोलगेट, गोदरेज CP और PNG हाइजीन एंड हेल्थ, जिसकी अपन लोग कल सीधा सौदा में चर्चा भी कर रहे हैं।
इन सब के साथ अब इसको एक पर्सपेक्टिव और रखना चाहिए, मार्केट कैप टू सेल्स। ठीक है, सबकी सेल्स मैंने FY24 की एनालाइज कर ली, मार्केट कैप सबके सामने होना सा कभी अपर एंड पे 10,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रही है इशू प्राइस पे, कंपनी इशू प्राइस मतलब अपर एंड पे। ये कंपनी मार्केट कैप टू सेल्स पे नीरज जी ये देखो 5.5 गुना पे, HUL 9.5, कोलगेट 10, गोदरेज CP 7.25, PNG हाइजीन 12.5 टाइम्स। तो मतलब अब ये कहीं अधर में लटक गया। इसको मैं मार्केट कैप टू सेल्स ऐसा नहीं इन्होंने कुछ एग्रेसिव रख दिया, इन्होंने कंफर्टेबली रखा हुआ है, प्रोवाइडेड नीचे वो EPS का ट्रैक्शन, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो तो मेरे P मल्टीपल्स कंफर्ट में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी क्या आप मेंटेन कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 80% की CAGR पिछले 2 साल में दिखाई है, अब बेस बढ़ेगा तो ये तो नहीं रहेगी, नहीं वही नॉर्मलाइज होगी कहीं पे, लेकिन बेस बड़ा होगा तो चलो नॉर्मलाइजेशन उसमें एडजस्ट होगा। तो एडजस्टेड EPS पे या एडजस्टेड EBITDA पे मुझे लगता है कि ये महंगी है भाई, इतना वैल्यूएशन नायका ने मांगा था और आज हाल देख लीजिए उनका क्या है। तो मैं हालांकि मैं इस बात में वरुण और गजल की तारीफ करूंगा कि मतलब मामा CEO पापा की बिल्कुल हेड्स ऑफ है बॉस, आपने इतनी 6 साल में कंपनी खड़ी कर दी, उसमें तो कोई शक नहीं। हमें वो सिर्फ दिक्कत ये होती है कि बहुत रिच वैल्यूएशन पे आप ऐसी 100 चीजें रोड पे मुझे लगती हैं यार ये तो अपन भी लॉन्च कर सकते थे, करा नहीं आज तक, इन्होंने करके दिखा दिया, उसके लिए तो फाउंडर्स गजब निकले। अच्छा, मैंने इसीलिए पी को लेकर बहुत आर्गुमेंट चल रहे हैं बाजार में, इसीलिए मैंने मार्केट कैप टू सेल्स का पर्सपेक्टिव रख दिया, आप स्टडी करिएगा। ज्यादातर प्लेयर्स ग्रोथ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और ये कंपनी इस तरह की मैसिव ग्रोथ डिलीवर करके दिखा रही है, तो कुछ फेवर में कुछ है, इसीलिए ब्रोकरेज वगैरह जो भी कह रहा है ना, वो कह रहा है सब्सक्राइब है लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आज। हाँ, वो डर के बोल रहा है। हाँ, डर। तो इसलिए आप थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं, स्टडी करिए, सब कुछ पसंद आ रहा है तो एक काम करिए, खुलने दीजिए, लिस्ट होने दीजिए, मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दीजिए क्या असली वैल्यू मूल्यांकन होगा, उसके बाद रिविजिट करा जा सकता है, पर वो कॉल आप लोगों थोड़ा सा मतलब समय का भी फेयर कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में जितनी कंपनियां आई हैं वो सब ने इतने रिच वैल्यूएशन मांगे कि बाद में सब गिर गए वो। हाँ, तो एक बार मन में और वो घाव ताजे मन में आशंका हो जाती है। तो देखिए कैसे प्ले करते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें तो चलिए। तो कुछ चीजों में आर्गुमेंट, कुछ चीजें सही बैठ रही है। तू मैं का पहला प्रेजेंटेशन शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, ये था हुनासा की बातचीत। ऐसी कोई बढ़िया IPO खुलेगा, हम दोनों तू मैं में वापस